कितना टाइम लगेगा, जरा जल्दी करना। हाँ माँ जी, आ रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। रख ले। दीदी, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं। भैया, ये सब्जी लीजिए, दीदी ने खास आपके लिए बनाई है। अरे रानी, खाना क्यों नहीं खा रही है? ढंग से खाना खाओ। आरशात पाहिलं स्वतःला कितनी दुबली पतली हो गई है। हाँ, अरे माँ बनने जा रही हो, ढंग से खाना खाओ। निधी, तिला एक पोळी दे, तूप लावलेली आहे। चलो जल्दी से सो जाओ। इस हालत में टाइम पे खाना और टाइम पे सोना चाहिए। अपनी नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करो। चलो सो जाओ। रानी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लाइट बंद करो और जल्दी से सो जाओ। दीदी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। वो स्कूल वाली कहानी सुनाओ ना। लेकिन माँ जी ने सोने को कहा ना। जैसे उसने पीछे देखा ना, टीचर वहाँ सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हो स्नेहा? मैं पूछ रही हूँ स्नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं वो अरे अरे स्नेहा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें अंदर के कमरे से लाने के लिए कहा था कपड़े। कोई बात नहीं, गलती से गई होगी। आओ प्रसाद ले लो। रानी कहाँ है? वो अंदर कमरे में। ठीक है। रानी, आज का दिन तेरे लिए बहुत ही खास है। आज मैंने बाप्पा से तेरे लिए खास प्रार्थना की है। बिल्कुल काळजी करू नकोस। निधि तुझे संभाल कर हॉस्पिटल लेके जाएगी। ले प्रसाद ले ले। खा ले। भारत में लड़कियों के लिए शादी करने की कानूनन उम्र 18 साल है, लेकिन इस घर में 4 नाबालिग लड़कियां गर्भावस्था में रह रही थी। सवाल था, क्यों? इतनी कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती होना एक गंभीर विषय था। लड़कियों को घर से बाहर जाने की मनाही थी, तो क्या इन लड़कियों को जबरदस्ती इस घर में रखा गया था? और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ घर की मुखिया सावित्री गायकवाड़ घर में एक नए मेहमान के आने की उम्मीद पर खुशियां जता रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी बात पर रानी के चेहरे पर आखिर डर क्यों नजर आ रहा था?
लड़का है। मुझे सुरेश और रितेश से बात करनी होगी। रितेश, ये तो निधि की आवाज है। निधि, ये कैसे हुआ? अब वो मुझे मार के भाग गई। जाओ उसको पकड़ो, भाग गई, जाओ। रितेश! ये यहाँ लाने से पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर, इस लड़की की उम्र क्या रही होगी? 16-17 साल? जी हाँ, पर और एक बात, ये लड़की प्रेग्नेंट थी और बाकी बातें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकती है। क्या नाम है आपका? सर प्रेम कुमार सर। सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर वो लड़की अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की सर, आप यकीन मानिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है सर। श्रीराम, इनका स्टेटमेंट लिख लो और जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करो और देखो क्या पता चलता है। ओके सर। जोशी, यस सर। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। जी सर। कल रात को वो इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, कुछ बता सकते हो? हाँ साहब, ऐसा हुआ कि कल रात जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था तभी वो लड़की भागी भागी आई। शायद कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और भागते हुए अचानक वो गाड़ी के सामने आ गई। तुमने उन लोगों को देखा था जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे? नहीं साहब, मैं काफ़ी दूर से देख रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं यहाँ से चला गया। अब मुझे लगा कहीं पुलिस आई तो मुझे। से लड़की किस तरफ से भाग कर आ रही थी? वो साहब वो सामने वाली गली से, वहाँ से। वो वाली गली? हाँ साहब, वो सामने। ठीक, चलो देखते हैं। लड़की इस तरफ से भाग के आई थी। अरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वह बिल्कुल पास के एक बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये रही उसके फुटेज। इसमें तो किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें इन दोनों आदमियों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लड़की, वो भी नाबालिग, जान बचाकर भाग रही थी। आखिर ऐसा क्या किया था इन दोनों लोगों ने? अच्छा, इस लाश की पहचान हुई? कौन है लड़की? नहीं सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में भी तस्वीर भेजी गई थी, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शालू दीदी। हाँ बोलो। शालू दीदी। हाँ बोलो ना। ये रानी दीदी कहाँ है? अब वो वापस क्यों नहीं आई? और ये निधि दीदी को भी सिर पे चोट लगी है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं स्नेहा, रानी कहीं गई है ना, वो आ जाएगी वापस, तुम चिंता मत करो। क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, हमने सब जगह पता कर लिया, सब जगह पूछताछ कर ली, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रीराम, इस तरह तो इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा।
अच्छे से देखो, कुछ है आसपास? कब देखा तुमने ये सब? साहब मैं झाड़ू लगा रहा था, जैसे ही मैंने देखा 100 नंबर पे डायल किया और आप लोगों को बता दिया। गौरव, फिटनेस को एनालिसिस के लिए भेज दो। जोशी, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। जी साहब। सर, वो केस भी कुछ ऐसा ही था। बच्चे को 18 हफ्तों में गिराया गया था, वो भी लड़का ही था। श्रीराम, एक काम करो, जिस एरिया में वो डस्टबिन था वहां पे जितने भी भ्रूण हत्या और इलीगल अबॉर्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उन सब रिपोर्ट्स की कॉपी निकलवाओ। ओके सर। ये उस एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां पिछले 2 सालों में जितने भी भ्रूण हत्या के केसेस दर्ज हुए हैं, सब उनके फाइल्स हैं। इन सारे केसेस में जितनी भी अबॉर्शंस हुए हैं सब लड़कों के हुए। ये कन्या भ्रूण हत्या के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर यह तो मामला उल्टा ही है। कोई तो है, कोई इंसान, कोई संगठन या फिर कोई समुदाय जो ये भ्रूण हत्याएं जानबूझ के करवा रहा है। अच्छा, जहां जहां से तुमने इस केसेस की फाइल निकलवाई, वहां पर इन केसेस का क्या स्टेटस था? सभी कोर्ट केसेस हैं सर। अच्छा श्रीराम, आज से कुछ महीने पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, याद है? जो किसी से जान बचाकर भाग रही थी। उसके गर्भ में भी तो एक लड़का था। बिल्कुल सर। जो भी हो, कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। एक काम करो श्रीराम, तुम एक टीम रेडी करो और सबको यहां मीटिंग के लिए बुलाओ 1 घंटे में। सर, आई हैव अ प्लान। ओके सर। ये वो सारे इलाके हैं जहां पर मेल फिटसेस पाए गए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के बीच में ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। अब आपको करना यह है कि इस इलाके में जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाना है और पता करो कि कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो समाज के सामने तो सीधे बनते हैं लेकिन बंद दरवाजे के पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा चलाते हैं। आप लोगों को जोड़े बनाकर जाना है, पति पत्नी के। औरतें सब गर्भवती लगनी चाहिए। अब जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है वो साफ साफ तो बताने वाला है नहीं। इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। पैसे का लालच दो, पैसे से अच्छों का मुंह खुल जाता है। ऑल क्लियर? यस सर। पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ था, एक अनसुना और असाधारण मामला। इतने बड़े पैमाने पर मेल फीटिसाइड यानी कि नर भ्रूण हत्याएं की जा रही थी। पुलिस के लिए यह बेहद चौंकाने वाला मामला था, लेकिन ऐसी अनसुनी घटना की आखिर वजह क्या थी? सिर्फ मेल फीटस का मिलना। इस बात में दो राय नहीं थी कि इस इलाके में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किया जा रहा था, जबकि हमारे देश में बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करना कानूनन अपराध है। हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां लड़कियों को लड़कों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, दहेज लड़कों को देना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ परिवार लड़कों को एक बोझ की तरह से देख सकते हैं। तो क्या इस सब के पीछे ऐसे ही किसी समुदाय के लोगों का हाथ था, या फिर कोई अंधविश्वासी बलि चढ़ाने के नाम पर इस जुर्म को एक सोचे समझे तरीके से अंजाम दे रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतनी घिनौनी और ऐसी असाधारण हरकत के लिए लोगों को उकसा रही थी? ये गोली ले ले, पानी देती हूँ। जब पेट से होते हैं ना तो ऐसा दर्द होता ही है। अपने बच्चे के लिए ऐसी तकलीफ तो सहनी पड़ती है। चल सो जा। स्नेहा भात खाচ্ছিস না কেন? মা পেটে ব্যথা হচ্ছে। क्या हुआ मेरी बेटी को? बाबा आप ये दवाई दुकान से ले आइए। बेटा तू डॉक्टर बनने वाली है, बनी नहीं है। ये जी सुनछो, एक तो मेয়ে के लिए जाओ ना डॉक्टर बाबू के पास। हाँ चलो। माँ डॉक्टर बाबू ने पिछली बार यही दवा दी थी और मुझे पता है इस बार भी यही देंगे। मुझे पता है तू क्या सोच रही है, घबरा मत।
तेरे इलाज के पैसे हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। घर में लक्ष्मी है, हमारी एक बिटिया है। हमें बस एक बेटा चाहिए जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए। तो हम दोनों की विनती है, बस टेस्ट करवा के हमें इतना बता दीजिए कि हमें बेटा होगा या बेटी। देखिए, आप जो करना चाहते हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देख लेते प्लीज़। नहीं, बोला ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। हाँ श्रीराम, सभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके पता करो, लेकिन अगर वो ना कह दें तो फिर उनके स्टाफ से पूछो, क्योंकि ऐसे काम में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट अकेले नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई स्टाफ भी शामिल होगा। अच्छा ठीक है। नेहा, तुम तो तैयार नहीं हुई? बाहर दीदी तेरे कब से इंतजार कर रही है। दीदी, मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुझे? पता है तुझे तू क्या बोल रही है? भूल गई तू कहाँ है? क्यों गुस्सा दिलाती है तू मुझे? तुझे पता है ना, मैं जो कुछ कर रही है तेरे भले के लिए कर रही हूँ। भगवान करे तू भी इस दुनिया में एक छोटी सी नन्ही सी परी को लेकर आए। समझ गई ना तू? जा जाकर तैयार हो जा। जा रही है ना तू? मुबारक हो, लड़की है, फिक्र की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। स्नेहा के पेट में एक छोटी बच्ची पल रही थी और उसे इस बात का अंदाजा था कि शायद उसका गर्भपात नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी स्नेहा डरी हुई थी। क्या स्नेहा के डर की वजह मां बनने की जिम्मेदारी थी या वो अपनी बच्ची को लेकर चिंतित थी? सावित्री के बर्ताव से यह साफ जाहिर था कि उसे नवजात बच्चियों में दिलचस्पी थी। आखिर क्या होने वाला था इन बच्चियों के साथ? दूसरी तरफ पुलिस घास के ढेर में सुई खोज रही थी, लेकिन जब तक पुलिस इस केस को सुलझाती उतने वक्त में न जाने कितने अजन्मे शिशुओं की जान खतरे में थी। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इस प्रोसीजर के 35,000 रुपये लगेंगे। समझो मिल गए। पाजी, तुझसे सिर्फ ये दसो आना कब है? अभी करें? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप रात को 11 बजे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है जी, मेहरबानी। चलो आराम से। सर, रात के 11 बजे बुलाए हमें, 35,000 मांगे हैं। ये डॉक्टर साहब MBBS और MD की डिग्री लेके बैठे हैं, आज इनको एक और डिग्री देते हैं। आइए आइए। डॉक्टर साहब, आप अकेले ही हो क्या? आपके साथ और कोई नहीं है? हाँ, अभी तो मैं ही हूँ, वैसे इसके लिए मैं खास स्टाफ रखता हूँ, लेकिन आज जरा वो छुट्टी पे है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैडम, आप लेट जाइए प्लीज। बड़ी जल्दी है यहां से भागने की। मैंने क्या किया सर? बता, तेरा इलीगल धंधा कब से चल रहा है? कौन सा धंधा सर? सर, आज पहली बारी किया और आपने पकड़ लिया सर। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पहली बार गलती हुई है? डॉक्टर, तू सच बता दे, नहीं तो तेरी इस डिग्री के साथ एक और डिग्री जोड़ दूंगा, 3rd डिग्री। बोलता है क्या? नहीं सर, दो साल से सर, दो साल से। सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन
दोनों इलीगल तरीके से पिछले 2 साल से करता आ रहा है तू। और तूने जिन जिन लोगों के अबॉर्शन किए हैं उन सब ने हमें स्टेटमेंट दिया है, सबने तेरा नाम लिया है। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सच बता। सच सच बता। क्या बताऊं सर, वो मुझे तो बस काम के पैसे मिलते थे। वो मेरे पास कस्टमर लेकर आता था। वो कौन? सर वो विजय सर, विजय लेकर आता था सर। और सर वो प्रेग्नेंट लड़की को लेकर आता था, उसका बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता था, और लड़का होता तो अबॉर्शन के लिए कहता था, और लड़की होती तो वो वापस चला जाता था सर। कौन है विजय? विजय एक कंपाउंडर है सर, स्टार हॉस्पिटल में काम करता है, और इस काम के पैसे भी मुझे वही देता है सर। कहां मिलेगा विजय अभी? कौन है भाई? विजय, चल 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 चल। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बेटा, हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू सब सच सच बता दे। अब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। देख, अगर तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है मत कर, तेरी मर्जी, लेकिन फिर तुझे जेल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, अगर तू हमारी मदद करेगा ना तो हम तुझे सरकारी गवाह बना लेंगे, और फिर हो सकता है तेरी सजा कुछ कम हो जाए, या फिर तेरी सजा माफ भी हो सकती है। सोच ले। क्यों, मदद करेगा ना? स्नेहा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो स्नेहा? ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ? तुम दोनों घर में लक्ष्मी लाने वाली हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुशियों पे पानी मत फेरना, समझे? इतनी सेवा कर रही हो, ख्याल रख रही हो, तेरा नाटक चल रहा है। ले, खा ले। देख, मैं तुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती, तू मुझे इसके लिए मजबूर भी मत करना। वो भी तो पेट से है ना, वो रो रही है, चुपचाप खाना खा रही है ना। तू भी खा ले, वरना तू मेरा रुद्र अवतार देखेगी। ले, खाना खा ले। सच सच बता। कुछ बता सर? नहीं सर। नहीं, ऐसे नहीं बताएगा ये। मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। बोल। ये सबके पीछे एक बबीता नाम की औरत है साहब। बबीता ही मेरे को फोन करके बताती थी कि लड़की कब आने वाली होती थी। डॉक्टर साहब को तैयार करके उनकी मदद करना, उनको पैसे देना, ये सब मेरा काम था साहब। बबीता का आदमी मेरे को आकर पेमेंट देता था। ये बबीता कहाँ मिलेगी इस वक्त? सर, बबीता कहाँ मिलेगी ये बोल नहीं सकते, पर हाँ, मैं एक आध बार उससे उसके जूही नगर वाले अड्डे पर मिला हूँ साहब। इसका फोन दो उसे। ये ले। चल बबीता को फोन लगा और उससे पूछ के कहाँ है वो इस वक्त। स्पीकर पर डाल। सब उठा नहीं रही है। विजय के बयान के मुताबिक इन नर भ्रूण हत्याओं को एक देह व्यापार चलाने वाली महिला अंजाम दे रही थी, लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। आखिरकार ये बबीता नाम की महिला कहां थी और क्या राज छुपाकर बैठी थी? सावित्री गायकवाड़ का इस देह व्यापार से क्या लेना देना था, और वो लड़कियों के साथ क्या करने वाली थी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि नर भ्रूण हत्याएं करके आखिर ये लोग पाना क्या चाहते थे? सब बबीता का ही फोन आ रहा है। उठा, बात कर। हेलो
बबीता मैडम, किधर हो आप? क्यों? तेरे को इससे क्या मतलब? हाँ, क्या मैडम, मैं सोच रहा था कि अभी आपके जुई नगर वाले अड्डे पे आऊं, आप कोई अच्छी लड़की दिखाती तो मजा आ जाता। वैसे तो मैं बाहर जा रही थी, अब तुझसे मिलके ही जाती हूँ। तू भी क्या याद रखेगा? आ जा। ठीक है, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। जुई नगर में ये सब। पकड़ लो इसे। क्या? चले। मैंने क्या किया? जितने कमरे हैं, सब पे छापा मारो जल्दी। बच्चे को भी ले लो। चल बता, सच क्या है? साहब, कुछ मांडुली, आप बस बोलो, इस केस को यहीं पर सेटल करते हैं ना? अच्छा, विजय को जानती है? उसने तेरे कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया है। देख, जो कुछ भी जानती है ना, सच सच बता दे, भलाई इसी में है तेरी। क्या साहब, आप कुछ भी बोलते हो? मैं धंधा चलाती हूँ, सब कुछ सावधानी से करती हूँ। वो विजय, वो जो कुछ कह रहा है ना, वही करता होगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, वो मुंह नहीं खोल रही है। वो नहीं खोल रही? नहीं सर। मैं बबीता का फोन ही देख रहा था। इसमें उसने अपनी कुछ लड़कियों की तस्वीरें सेव करके रखी हुई हैं, शायद क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। इसमें से मुझे एक तस्वीर मिली है, देखो। सर, ये तो वो एक्सीडेंट वाली लड़की की तस्वीर है। एग्जैक्टली। तुम एक काम करो, इन सारी तस्वीरों को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करो और यहाँ मौजूद सभी लड़कियों को दिखाओ, शायद उनसे कुछ पता चल सके। ओके सर। देखो बेटा, जो भी बात है हमें साफ साफ बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। डरो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बताओ। वो मैं और बाकी लड़कियां। बेटा, तुम ये जो सावित्री बता रही हो, इसे पहचान सकती हो? श्रीराम सर, एक स्केच आर्टिस्ट अरेंज करो और इनके साथ बैठकर के सावित्री और उसके परिवार वालों का एक स्केच बनाओ। उसके बाद ये स्केचेस बबीता के सामने रखो, देखते हैं फिर उसकी जबान कैसे नहीं खुलती। किंतु केनो, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देखो स्नेहा, आकाश बहुत पैसे वाले घर से है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ना बाबा, আমি এখন বিয়ে করব না। मुझे स्कूल जाना है और बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। फिर आप जिससे बोलेंगे उससे मैं शादी कर लूंगी। अमी किछु जानी ना, मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा रहा हूँ, उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। ए स्नेहा, सुन तो। बेटा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये लो, प्रसाद खाओ। खा लो, सब चिंता दूर हो जाएगा। खाओ।
स्नेहा रुक। अरे क्या हुआ? अरे भागो भागो, पकड़ो उसे। और तुम दोनों, अगर इसने फिर से भागने की कोशिश की ना तो उसके हाथ पैर तोड़ दो। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लायक छोड़ो उसको, समझे? किसी भी महिला के जीवन में गर्भावस्था एक अहम समय होता है, लेकिन अगर ना चाहते हुए भी किसी महिला को गर्भ धारण करना हो तो वही समय उसके लिए असहनीय हो सकता है। 14 साल की स्नेहा के लिए एक असंभव समय साबित हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची को इतना दर्द सहना पड़ रहा था। स्नेहा नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो। क्या स्नेहा की तकदीर में भी रानी की तरह ही अंत लिखा था, या फिर उसकी बेटी के जीवन की शुरुआत अंधेरे में ही होनी थी? इसे पहचानती? तेरे मोबाइल से कुछ लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। सच सच बता दे कि लड़कियां कहां हैं, क्योंकि अगर हमें ढूंढना पड़ा तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि हम उन्हें ढूंढ तो लेंगे ही, लेकिन तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। इसलिए सच सच बता दे। साहब मैं अलग अलग जगह से धंधा चलाती हूँ। मेरे नीचे कई मैनेजर लोग भी रखे हुए हैं। कभी कभी लापरवाही की वजह से कोई लड़की पेट से हो जाती है तो हम उसे गायकवाड़ के घर भेज देते थे। सावित्री मेरी पुरानी दोस्त है। मैं उसे प्रेग्नेंट लड़कियों को रखने के लिए पैसे देती थी और चौथे महीने बाद हम विजय के जरिए उनकी सोनोग्राफी करवाते थे। अगर लड़का रहा होता तो हम उसे वहीं गिरवा देते थे, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, और लड़कियों को हम रख लेते थे। लड़कियों के बड़े हो जाने पर हम उन्हें बाहर बेच देते थे। 10-12 साल की कमली लड़की का बाहर गाँव में अच्छा दाम मिलता है साहब। अच्छा इन्वेस्टमेंट है साहब, इसलिए हम उनकी बच्चियों को पालते हैं। अब ये बता कि सावित्री का घर कहां है? क्या हुआ? स्टोर रूम का दरवाजा क्यों खटखटा रही है? माँ जी, स्नेहा ने खुद को बंद कर लिया है, दरवाजे नहीं खोल रही है। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोल। रितेश, सुरेश, हाँ माँ। अरे देखो तो दरवाजा नहीं खोल रही है ये। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो। सर, लड़कियों को महिला आश्रम छोड़ दिया गया और उनसे उनके घरों का पता लेकर लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर दी गई है। वेरी गुड श्रेया। अच्छा, वो लड़की स्नेहा, उसका क्या हाल है? सर, फिलहाल तो हॉस्पिटल में है, पर डॉक्टर्स कहते हैं बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। गुड। स्नेहा, स्नेहा, देखो कौन आया। बेटा, मीनाक्षी, आली तू? हाँ। तू ऐसा कर, पहले भांडी घस दे। हाँ ठीक है। मैं रोहन को दूध दे के आती हूँ। रोहन, अरे रोहन उठ रे। अरे ये क्या हुआ? अभी तो 8:30 भी नहीं और तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गया, और वो भी अपने आप। अरे आई, तुम भूल जाती हो ट्यूशन के में सरप्राइज मिलने वाला है।
अच्छा बच्चू, इसलिए अपने आप इतनी सुबह उठ कर तैयार हो गया। अरे दूध तो दो। आई काउंट करो। अच्छा 1 2 3। गुड बॉय। ये लो, अब मैंने फिनिश कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे रोहन बेटा, दूध तो पी ले। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है बेटा? अरे पापा ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन? मैं 9:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, आप तब तक ऑफिस में जाना। नहीं जाऊंगा बेटा, तू जब तक ट्यूशन से नहीं आएगा मैं यहीं वेट करूंगा तेरा। जल्दी से आजा, फिर सरप्राइज। मैं सरप्राइज रेडी रखना। सरप्राइज में तैयार रखूंगा, यहीं तेरा वेट करूंगा। जल्दी से आजा। ऑफिस में जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चल चल जा। भाग अब। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग मिस। अरे रोहन, आज तुम आधे घंटे पहले आ गए। तुम्हारा ट्यूशन तो 9 बजे होता है ना? आज मैं जल्दी उठ गया और जल्दी रेडी हो गया, इससे जल्दी आ गया। ओके चलो, कम इनसाइड। अच्छा यहाँ बैठ जाना और कल तुमने जो पढ़ाई किया था ना उसे अच्छे से रिवाइज करना। मैं अभी आती हूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ मिस, मैंने रिवाइज भी कर लिया, होमवर्क भी कर लिया। अब क्या करना है? ओह वाओ, वेरी गुड। आज सब कुछ इतना फटाफट सॉल्व किया, क्या बात है? बाबा मुझे एक सरप्राइज देने वाला है। अच्छा, और वो सरप्राइज कब मिलेगा तुम्हें? ट्यूशन के बाद। ओह, इसीलिए आज तुम आधा घंटे पहले आए। वेरी गुड, आज के लिए तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब इसे बैग में रखो। ये मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है रोहन की आंखों में वो खुशी देखने के लिए जब तुम उसे बताओगी कि हम उसे घुमाने कश्मीर लेके जा रहे हैं। पता है, तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में वो इतना एक्साइटेड था कि आधी रात तक सोया ही नहीं, और आज सुबह भी खुद उठकर अपने आप तैयार हो गया। अरे तुम मानोगी नहीं कि कब से वो स्नोमैन बनाना चाहता था, कब से वो बर्फ में खेलना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी औकात ही नहीं हो पाई कि मैं उसे नासिक से भी बाहर कहीं घुमा लाऊं। अरे तो क्या हुआ अमन, अब तो हम उसे ले जा रहे हैं ना। शायद इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अरे देर से याद है, 10 बज गए, अभी तक आया नहीं रोहन। अरे हाँ। पूछो कहाँ है, मैं अभी पूछती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ प्रीति दीदी, रोहन की ट्यूशन खत्म नहीं हुई अभी तक? अरे वो तो कब की खत्म हो गई है, उसे जाके 40 मिनट हो गया। अमन, क्या हुआ? शोभा कह रही है कि रोहन को उसके घर से निकले 40 मिनट हो गए। 3 माला ऊपर चढ़ के आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। अपनी नई साइकिल की क्रेज में नीचे गया होगा। मैं देख कर आती हूँ। चाबी? क्या हुआ? साइकिल की चाबी तो ये पड़ी है, फिर कहाँ गया होगा? अरे कल तक तो इतना एक्साइटेड था तुम्हारा सरप्राइज जानने के लिए। अरे प्रीति, बच्चा है वो, अब बच्चों का दिमाग हवा की तरह होता है, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहाँ। मुझे लगता है मनन के घर गया होगा। मैं अभी जाकर देखती हूँ। हाय पूजा। हाय। रोहन आया था क्या मनन से मिलने? मनन तो सो रहा है और रोहन तो आज दिखा ही नहीं सुबह से। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली वो ट्यूशन से घर वापस नहीं आया, तो मुझे लगा शायद मनन के पास आया हो। मैं शोभा से जाकर पूछती हूँ। हम लोग वीकेंड में कश्मीर पहुंचेंगे। अच्छा एक बात और, तब तक कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन निकाल के रखना आप लोग। अरे शोभा, अच्छा वो तो मिल गई। तुमने रोहन को कहीं जाते हुए देखा था क्या? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो तो होमवर्क कर रहा था। उसके बाद बैग पैक करने बैठा और तब तक मैं किचन में चली गई, और जब तक मैं किचन से आई तो जा चुका था। अरे वो तो सीधे घर जाने वाला था, मुझे बोल रहा था कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और बहुत ही एक्साइटेड था। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। अरे नहीं, हमें कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं चाहिए। अरे हमारे साथ ही सोएगा वो, 7 साल का बच्चा है मेरा, बहुत छोटा है। रोहन बेटा, वॉचमैन। रोहन आया था क्या? देखा उसे? रोहन बाबा तो यहाँ नहीं आया। सारा दिन तो आप यहाँ बैठे रहते हो, किस लिए आपको रखा है? अरे आते जाते लोग को देखना चाहिए ना। मैम साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम यहीं पर थे, सिर्फ 2 मिनट के लिए गए थे बाथरूम करने के लिए। अरे पगार किस बात की लेते हो आप? काय जानला प्रीति,
क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर और इतनी घबराई हुई क्यों है? काकी वो रोहन कहीं नहीं मिल रहा है। 1 घंटा पहले शोभा के घर से ट्यूशन पढ़ के निकला था पर अभी तक घर नहीं आया। और इससे पूछ रही हूँ कि सोसाइटी के बाहर गया है तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तू घबरा मत, आ जाएगा वो। और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिना बताए कहीं खेलने चला गया हो? रोहन को खेलने का बहुत शौक है लेकिन मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता। कुछ नहीं होता, हाँ भरोसा रख। आई अगर चलना लवकर। घबरा मत, वो आ जाएगा और इसको बोल ढूंढने के लिए पूरे जहां। हाँ ठीक है काकी, हम ऐसे करो सोसाइटी के बाहर जाकर देखो कहीं वो बाहर ना हो। जी मैम। नासिक की एक साधारण सी सोसाइटी में रहने वाले प्रीति और अमन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। रोजमर्रा की घर गृहस्थी की चुनौतियां थी, कुछ पैसों की तंगी थी, लेकिन घर के चिराग 7 वर्षीय बेटे रोहन के साथ जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक दिन उनका बेटा रोहन उनकी जिंदगी से कुछ रहस्यमय अंदाज में गायब हो गया। घर घर जाकर पूछा, हर जगह पता किया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। हैरान परेशान माता पिता पुलिस के पास जा पहुंचे। आपके बच्चे को गायब हुए कितना टाइम हो गया? सर 4 घंटे से ज्यादा हो गए। हमने उसे सब जगह देखा सर, उसकी ट्यूशन टीचर के घर, पड़ोसियों के घर और उसके दोस्तों के घर भी, सोसाइटी में भी देखा सर, लेकिन वो कहीं भी नहीं। बच्चे की कोई तस्वीर? रोहन नाम है इसका। अच्छा, ये आप लोगों से किसी बात पे नाराज तो नहीं था, मतलब गुस्सा या कुछ और? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बहुत खुश था। पापा कंपाउंड में इतनी अच्छी साइकिल खड़ी है कि उसका प्लास्टिक भी नहीं निकला। पापा उसका कलर भी मेरा फेवरेट है। ये तो देखना पड़ेगा किसका है। चलो ना बाबा, आ रहा हूँ बेटा। चलो ना बाबा। अच्छा कहाँ से कि बताओ। अरे वाह, ये तो वाकई भी बहुत खूबसूरत साइकिल है। किसकी है? पता नहीं बाबा, मुझे भी तो नहीं पता, पता करना पड़ेगा किसको इतनी अच्छी साइकिल मिल गई। शायद मुझे पता है, इसकी चाबी शायद मेरे पास है। रोहन बेटा, मैंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें नई साइकिल दिलाऊंगा। जब तुम क्लास में फर्स्ट आए थे उस वक्त नहीं दिला पाया, इसलिए ये तुम्हारी नई साइकिल। I love you बाबा। I love you too बेटा। ए, रोहन की साइकिल, रोहन बैठा है साइकिल पे। और सुनो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बाबा? चल के देखते हैं। मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट। ये देखो। हैरी पॉटर है पापा। हाँ, खोल के देखो। अरे खोलो फटा, चलो खोल चल, हमें खुद खोल के। अरे हम हैरी पॉटर बाबा, ये तो मेरा फेवरेट है। मुझे पता था। थैंक यू पापा। अरे लव यू बेटा, लेकिन ये तो पिछले बर्थडे का गिफ्ट है। अभी तो न्यू ईयर भी आ गए। तो न्यू ईयर का भी गिफ्ट होना चाहिए ना। हाँ। वो है टीवी के पास। रोहन, मेरा चैंपियन बेटा। देखो पापा क्या लाए रोहन के लिए। अरे वाह, थैंक यू पापा। लव यू बेटा। अच्छा सुनो तुम दोनों, इन सबसे बड़ा एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या है पापा, प्लीज बताओ। आज तो नहीं बताऊंगा, मैं कल सुबह बताऊंगा। अब बाबा का सरप्राइज है, आई को कैसे पता? मैं तुम दोनों को कल सुबह ही बताऊंगा। कल सुबह तो मैं ट्यूशन चले जाऊंगा और अब ऑफिस चले जाओगे। जब तक तुम ट्यूशन से नहीं आओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और सरप्राइज मैं कल तुम्हें देकर ही रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 2 साल के पेंडिंग गिफ्ट्स आपने एक ही साथ दे दिए। क्या काम करते हैं आप? सर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। एक नौकरी ही है जिससे घर चलता है, ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर। ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इतने सारे तोहफे कैसे दे दिए आपने? मेरी इतनी औकात कहाँ सर कि मैं कुछ गिफ्ट दे पाऊँ अपने बेटे को। आज तक एक बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया उसको। वो कोल्हापुर में मेरे काका रहते थे जो कुछ दिन पहले गुजर गए। उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। 20 लाख वो मेरे नाम छोड़ गए। रोहन को आज तक जो खुशियां मैं दे नहीं पाया वो इसी पैसों से भरपाई हो रही थी। बहुत खुश था रोहन, कहाँ चला गया। और कितने लोग हैं जो इन पैसों के बारे में जानते हैं? I mean, कोई ऐसा भी है जिसे आपको ये पैसे मिलना अच्छा ना लगा? हाँ सर अमन के दूर का एक भाई है, वो हमारे घर आया था सर। वो अपना हिस्सा मांग रहा था सर, झगड़ा कर रहा था अमन से, और उसने ये भी कहा कि अगर हमने उसको उसका हिस्सा नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन है ये भाई, कहाँ रहता है? वो कोल्हापुर में रहता है, चंदन साहब नाम है उसका, पर कुछ दिनों से यही नासिक में है।
ऐश्वर्या लॉज में रुका हुआ है शायद। इस चंदन का नंबर है आपके पास? जी सर। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। सर उसका नंबर स्विच ऑफ है। आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा। पाटिल, टीम तैयार करो और साइबर सेल को अलर्ट करो। देखिए, हम आपके घर का फोन टैप करेंगे। अगर आपका बच्चा किडनैप हुआ है तो किडनैपर का फोन पैसे के लिए जरूर आएगा। प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैडम, चंदन सवे नाम का आदमी आपके होटल में रुका हुआ है। उसका रूम नंबर? सर वो तो 1 घंटा पहले ही चेकआउट कर गए। जाने के लिए उसने कोई टैक्सी या ऑटो मंगवाई होगी? हाँ सर, कैलाश उनके लिए टैक्सी लेकर आया था। कैलाश को बुलाइए। हेलो कैलाश, रिसेप्शन पे आना प्लीज। चंदन ने ये रूम बुक करने से पहले कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया होगा। ये लीजिए। सर ये है कैलाश। चंदन सवे ने कहां तक के लिए टैक्सी मंगवाई थी? साहब उन्होंने तो बस स्टैंड के लिए बोला था। तेरा नाम चंदन है? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ? चल पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले रहे हैं? लेके चलो इसे। सर तेरा मोबाइल क्यों बंद है? फोन चार्ज करना भूल गया था साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। क्या बोला था तूने अमन को? पछताना पड़ेगा। हाँ? वो मेरे भी काका थे साहब। उनके आखिरी दिनों में सिर्फ मैं ही उनका हालचाल लेने जाता था साहब। कोई झांकने तक नहीं आता था साहब उधर। और ये अमन, इसने एक बार भी साहब फोन करके उनका हालचाल तक नहीं लिया। और मुझे बाद में पता चला कि काका का सारा पैसा अमन को मिल गया साहब। मुझे बहुत बुरा लगा था साहब। इतना कि तूने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया साहब। मैं तो बस अपनी बात रखने के लिए अमन के घर गया था साहब। सारा पैसा तुम नहीं रख सकते। जैसे तुम उनके रिश्तेदार थे ना, वैसे मैं भी उनका रिश्तेदार था। अमन, आधा पैसा मेरे को देना पड़ेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो चंदन, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। काका ने ये पैसे मुझे दिए हैं, इसका मतलब मेरा है। और काका ने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा ना। इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? चक्कर लगाता था उनका। और पैसा देने का बारी आया तो तुम्हारा पैसा, तुमको दिया पैसा। ध्यान रखा, चक्कर लगाते। अरे काका को भी पता था और सबको पता था कि तुम किस मकसद के लिए चक्कर लगाते थे। देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। सराफत से पैसा दे दो मेरे को, नहीं तो मेरे को पैसा लेना आता है, मैं बता रहा हूँ। तुम ऐसे मेरा हक नहीं मार सकते। 2 दिन के लिए इधर होटल ऐश्वर्या में रुका हूँ। देखो 2 दिन का वक्त है, तुम सोच लो। वरना बहुत पछताना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। वो सब मैंने गुस्से में बोला था साहब। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ साहब। और रोहन मेरे बेटे के जैसा है साहब। देख, तेरी कुंडली हम निकाल ही लेंगे। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू सब सच सच बता दे। साहब आई शपथ, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं आपको बता चुका हूँ साहब। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ साहब। तांबे, साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर इसके कॉल डिटेल्स के लिए बोल दिया है, कल तक आ जाएगा। और होटल में पूछताछ की है। किडनैपिंग के समय ये होटल में ही था। प्रीति और अमन के फोन टैप हो रहे हैं ना? हाँ सर, मोबाइल के साथ लैंडलाइन भी टैप कर रहे हैं। अपना एक साइबर सेल ऑफिसर उनके घर पे सेटअप कर रहा है। कहते हैं कि पैसा अच्छे अच्छों का ईमान हिलाकर रख देता है। फिर क्या अपना और क्या पराया। चंदन झूठ बोल रहा था या सच, ये तो जल्द ही पुलिस की तहकीकात से पता चल जाएगा। लेकिन रोहन के माता पिता पर जो बीत रही थी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वक्त ने अजीब सा मजाक किया था उनके साथ। पैसों के अभाव में जी रहे इस परिवार के पास जब धन आया तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनका बेटा कहीं खो गया। इतना तो साफ हो गया था कि इस अपराध के पीछे अमन का भाई चंदन हो या फिर कोई और, लेकिन रोहन को गायब करने के पीछे लक्ष्य सिर्फ वो पैसे ही थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि फिरौती को लेकर अमन को अब तक कोई कॉल नहीं आया था, या फिर शायद आने वाला था। देखिए, अगर आपके मोबाइल पर फोन आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लैंडलाइन पर फोन आता है फिर आपको उसे कम से कम 30 सेकंड तक बातों में उलझाए रखना होगा, ताकि हमारा साइबर सेल उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। देखिए प्लीज।
अननोन नंबर है। रिसीव कीजिए और लाउड स्पीकर पे डालिए। हेलो हेलो मिस्टर अमन वागले जी, बोल रहा हूँ सर। मैं MNS टूर्स एंड ट्रेवल से बोल रहा हूँ। आपका होटल बुक हो गया है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट भी निकाल ली है। और एक बात सर, इफ़ यू वांट वी कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री बेड ऑल्सो, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। देखिए, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम इस वीकेंड में नहीं आ रहे, अगले वीकेंड में पक्का आएंगे हम। और हमें कोई एक्स्ट्रा बेड की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा हमारे साथ ही सोएगा। थैंक यू। प्रीति, रोहन को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। रोहन को वापस ला। कुछ नहीं होगा उसको। प्लीज कॉल रिसीव कीजिए और देखिए 30 सेकंड तक उसे बातों में उलझाए रखिएगा प्लीज। हेलो अमन। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बहुत माल आ गया ना तेरे पास, चल अभी थोड़ा ढीला कर। रोहन तेरे को वापस चाहिए ना? कौन बोल रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? और रोहन तुम्हारे पास कैसे? कौन बोल रहा है? बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ज्यादा नहीं, रोहन को घर छोड़ने का सिर्फ 15 लाख लगेगा, वो भी कैश। कल फोन करके टाइम और लोकेशन बता देता हूँ। और सुन, अगर रोहन चाहिए तो पुलिस को दूर रखना, और डेड बॉडी चाहिए तो अभी जा सकता है। हमें कैसे मालूम कि रोहन तुम्हारे पास है? उसका टेंशन मत ले, तेरे लिए गिफ्ट भेजता हूँ ना। हेलो सर, लोकेशन तो पास का ही है, पंचवटी रोड, PCO का नंबर है। सर, ये बहुत बड़ी लीड मिली है, आधे घंटे पहले ही फोन आया है। अब तक तो वो किडनैप पर निकल गया होगा, पर PCO वाले से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए। हाँ बोलिए। देखिए, हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछिए। 1 घंटा पहले किसी ने यहाँ से फोन किया था, आप उसे जानते हैं? नहीं साहब, वो 1 घंटा बहुत टाइम होता है, उसमें तो बहुत से लोग आके चले गए, और फिर मैं कैसे किसी को पहचान सकता हूँ? मुझे मेरा रोहन वापस चाहिए, प्लीज उसे वापस ले। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उनको पैसे चाहिए ना, तो तुम सारे पैसे दे दो। अरे जब पैसे नहीं थे हमारे पास तब भी तो खुश थे ना हम। प्रीति, बात पैसे की नहीं है। अरे मैं सारे पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यकीन कैसे करोगी उन पे? अगर उन्होंने पैसे लेकर भी रोहन को वापस नहीं किया तो? देखो, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वो हमारे रोहन को। प्रीति, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन आ जाएगा, तुम हिम्मत रखो बस। क्या है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? तो कोई भी नहीं। क्या है? किसका है ये? रोहन का। रोहन की टी-शर्ट है जो उसने कल पहनी थी। ये आगे जाया। बेटा रोहन। रोहन। बेटा। रोहन। बेटा रोहन। रोहन। रोहन बेटा। ये कौन? एक काम करो, सुनो, तुम गेट की तरफ देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। ठीक है। खौफ और डर का व्यापार करने वाले आमतौर पर खुद बहुत डरे हुए होते हैं। ऐसे में वो क्या कर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहन का किडनैपर पैसों को हासिल करने के लिए डेस्परेट हो रहा था, और इस बात का अंदाजा उसके आखिरी एक्शन से लगाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये था
कि अपराधी हाउसिंग सोसाइटी में आया, पैकेट छोड़ा, ना किसी ने उसे आते हुए देखा और ना ही किसी ने जाते हुए। पुलिस का मानना था कि हो ना हो अपराधी सोसाइटी के अंदर से ही आया था। फिर तो खोज कहीं और नहीं बल्कि अंदर ही होनी चाहिए थी। कमाल की बात है सर, इस बिल्डिंग में कोई आता है, एक पैकेट छोड़कर जाता है और 20 सेकंड में गायब भी, और उसे किसी ने देखा भी नहीं। वो हमारे आसपास है, या तो वो इस बिल्डिंग में रहता है या फिर इस बिल्डिंग में काम करता है, जिसे सबने देखा है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पा रहा। वॉचमैन। कौन था वो? क्या नाम था उसका जो ये पैकेट छोड़ कर गया? पता नहीं साहब, हमने यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। जीता जागता आदमी आता है, पैकेट छोड़ता और निकल जाता है, और तूने इसे देखा नहीं? सच बता रहे साहब, हमने नहीं देखा किसी को भी आते। और ये पैकेट कहाँ से आ गया हमको नहीं मालूम है। ये ऐसे नहीं मानेगा, डालो इसको अंदर। चल साहब, हम गरीब आदमी साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए साहब। नौकरानी का क्या नाम है? सर मीनाक्षी। उसे भी लेकर आओ। ओके सर। तेरा कहना है तू गेट से हटा नहीं, ना ही कोई बिल्डिंग में आया और ना ही कोई गया, तूने कुछ नहीं देखा। तो वो आदमी कहाँ गया जिसने ये टी-शर्ट अमन के घर के बाहर रखी? हाँ? गायब हो गया, हवा के साथ उड़ गया। बोल कहाँ गया? साहब हमको नहीं मालूम वो आदमी कहाँ गया, हम कसम खा के कहते हैं साहब। हमारे बिल्डिंग से बच्चा गायब हुआ है, पता है? हाँ सुना तो है, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं। हाँ, एक रात पहले मैंने उसे देखा था, फिर दूसरे दिन सुबह प्रीति उसे ढूंढ रही थी, फिर पता चला कि अचानक गायब हो गया। वो लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है संजय। क्या काम करता है? अभी पढ़ाई खत्म की है, नौकरी की तलाश कर रहा है। आप रोहन को कब से ट्यूशन पढ़ा रही हैं? लगभग 1 साल से। और कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4-5 बच्चे हैं और सभी इसी बिल्डिंग के हैं। ट्यूशन पढ़ाने की कोई खास वजह? आप तो जानते हैं कि एक की कमाई से कुछ नहीं हो पाता। मतलब पैसों की प्रॉब्लम रहती है। तुझे पता था कि उनके घर में पैसा है? मुझे कुछ नहीं मालूम था सर। जोर से बोल, एक पढ़ेगी ना बरोबर बोलेगी, बोल जोर से। हाँ, मुझे मालूम था कि उनके घर में पैसे रखे हुए हैं। अब ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि उनके घर में पैसा है? वो उस दिन किचन में दीदी, मेरे को थोड़ा एडवांस मिलेगा क्या? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपया। मेरा बच्चे को कल स्कूल से घर वापस भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? फीस लाने के लिए। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। तिकडे था मीनाक्षी, देती है मी। ये रख। दीदी मेरे को तो 1000 चाहिए, 2000। अरे तू रख ना, तेरे को बच्चे के स्कूल का फीस देने का है ना, डॉक्टर के पास भी जाना है और फिर दवा भी तो लेना है। आजकल दवाई कितना महंगा आता है मालूम है तेरे को? अब अगले महीने में एडजस्ट करेंगे, ठीक है? अब अपनी किडनैपिंग का प्लान बता, किसके साथ बना है किडनैपिंग का प्लान? बोल, रोहन को कहाँ रखा है? आप ये क्या बोल रहे हो साहब? मैं रोहन पापा को अपने बच्चे के जैसा प्यार करती हूँ, मैं उसको कैसे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलती हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। हेलो सुन, पैसा कल सुबह 11 बजे कमला मिल कंपाउंड के पास जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना, वहां छोड़ देना और ज्यादा शाना मत बनना। पुलिस के पास गया ना तो इस बार बच्चे की टी-शर्ट नहीं, उसका सर भेजूंगा, समझा क्या? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मैं पैसे लाऊंगा कल, मैं कमला मिल जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो 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 सर, बच्चे को मारने की धमकी दे रहा सर, कुछ कीजिए सर। यू डोंट वरी। पता लगा? यस सर, इस नंबर से फोन आया था। इस नंबर की कुंडली निकालो पाटिल। सर देखिए मिस्टर रावल, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो बच नहीं पाएगा, हम हर हाल में उसे पकड़ लेंगे। पैसे का बैग तैयार कीजिए प्लीज। नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, जाइए आप हमारे घर से। अमन बोलो इनको कि जाए हमारे घर से। समझो अमन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उन लोगों ने मना किया था पुलिस को बताने के लिए।
वो मार देंगे हमारे रोहन को। देखिए आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। हम सिविल ड्रेस में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, उन्हें पता नहीं लगेगा कि हम पुलिस वाले हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, उनको पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे। आप जाइए हमारे घर से बस। सर कुछ कीजिए सर। जैसमिन, हाँ काबले बोल। ठीक। क्या हुआ सर? आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? चलिए। इस बैग को पहचानती हैं आप? आज सुबह शहर के बाहर गांव के कुछ लोगों को तालाब के किनारे एक सूटकेस मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें बच्चे की डेड बॉडी थी। ये बैग उसके साथ था। ऐसा एंग्री बर्ड्स वाला बैग तो मेरे रोहन के पास भी था, लेकिन सर ये मेरे रोहन का नहीं है। अरे ऐसा बैग बहुत कॉमन है, सब बच्चों के पास होता है। नहीं, अरे नहीं अमन, ये बॉटल भी बहुत कॉमन है सर। मेरे रोहन को कुछ नहीं हुआ सर। मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया था, मेरा बेटा अमन। अमन और प्रीति की दुनिया एकाएक अंधेरे में खो गई। उनके जीवन का चिराग बुझ गया। सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी ने उनके आशियाने को तहस नहस कर दिया। प्रीति और अमन के केस में अचरज की बात तो यह थी कि अपराधी ने बिना पैसे लिए ही रोहन को मार दिया, लेकिन क्या वो अब भी बच पाएंगे? देखिए, मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, किडनैपर्स को इस बारे में नहीं पता कि पुलिस को रोहन की बॉडी मिल गई है। वो पैसे लेने के लिए जरूर आएंगे और ये एक अच्छा मौका है उन्हें पकड़ने का। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या फायदा सर, इससे क्या हमारा रोहन फंसा जाएगा? हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई सर। रोहन वापस नहीं आएगा। मेरा रोहन वापस नहीं आ सकता तो क्या, कम से कम उन गुनहगारों को तो सजा मिलेगी जिसने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डाला, वो भी चंद पैसों के लिए। नहीं, जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। हम आपको जाना होगा, जो हमारे रोहन के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तुम जाओ अमन, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे रोहन के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना पाटिल, बी अलर्ट। यस सर।
मुझे नहीं लगता कि अब वो किडनैपर आएगा। लेट्स मूव। ओके सर। सर लगता है कुछ गड़बड़ है। सामे बैग उठाओ। पाटिल, उसे पता कैसे चला कि हम लोग वहां पर हैं? वरना मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा उसके बैग वहां से ना उठाने का। सर जिस मोबाइल से फिरौती के रकम के लिए फोन आया था वो प्रीपेड कार्ड था और उस कॉल के बाद से वो नंबर ऑफ है। सर रिकॉर्ड से पता चला है कि इसी नंबर से धुले जिला के अंबेडकर नगर में किसी से 3 बार बात हुई है और जिस व्यक्ति से बात हुई है सर उसका नाम महेश नाइक है और ये है उसका डिटेल्स। हमें भी धूले के लिए निकलना होगा। कौन था ये महेश नायक और कहां था ये महेश नायक? पुलिस के सामने इस वक्त एक सस्पेक्ट था, एक आरोपी था। इस बात के प्रमाण थे कि फिरौती का कॉल उसी के मोबाइल से आया था, लेकिन अब भी इन तथ्यों की कड़ियां जुड़ नहीं रही थी। पुलिस की पिछली तहकीकात का एक पहलू अब भी अनसुलझा रह गया था। प्रीति और अमन के घर के सामने वो पैकेट कोई सोसाइटी के अंदर से ही छोड़कर गया था। तो क्या ये महेश नाम का सस्पेक्ट उस वक्त सोसाइटी में ही मौजूद था? अपराधी और कानून के बीच में अब शायद कुछ ही लम्हों और कुछ ही कदमों का फासला रह गया था। आइए सर, आइए, थोड़ा आगे आइए सर, यही हो घर। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर उस औरत से पूछते हैं। सुनिए जरा। बोला साहब। ये सामने वाले घर में ताला बंद है, क्या आप बता सकती हैं ये लोग कहाँ गए हैं? नहीं साहब, माहित नहीं। आपको कुछ आइडिया है कि इस घर में कौन रहता है, क्या करता है, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, पर हाँ ये आदमी अजीब सा है, अकेला रहता है, कोई फैमिली भी कभी देखी नहीं उसकी। पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले कब देखा था? ये सोमवार से तो वो आया ही नहीं है। पाटिल, हम लोग सही ट्रैक पर हैं। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं। जी सर। चलिए। तांबे। यस सर। तोड़। ये आदमी तो पाटिल, इस आदमी को मैंने उसी बिल्डिंग में देखा है। इस तस्वीर को सब लोग ध्यान से देख लो। ये वही आदमी है। बिल्डिंग में जाकर बिल्डिंग के हर फ्लैट, हर आदमी से पूछताछ करो। ये आदमी हमें वही मिलेगा। किसे देख, नहीं रहता है क्या ये? ध्यान से देख, कभी तो देखा होगा तूने ऐसे। नहीं साहब, इनको तो हम कभी नहीं देखे और ना ही इस बिल्डिंग में रहते हैं ये। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर कोई नहीं है। इस आदमी को पहले आपने कभी देखा है? इसे जानती हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे, मैं नहीं जानती हूँ। Are you sure? हाँ, नहीं देखा इसे कभी। देखिए, हम इस आदमी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट चेक कर रहे हैं। नहीं है। सर इनके अलावा इस घर में कोई नहीं है। पकड़ो इसे। अरे सर, सर पढ़ने क्या लगा? चार इधर। सर मेरी सर मेरी बात तो। तू उसे देखा नहीं कभी, जानती नहीं। इसे भी लेके चलो। चलो। सर, एक एक पैसे के लिए मुशक्कत करनी पड़ी। संजय बहुत छोटा था जब इसका बाप हमें छोड़कर चला गया। मैंने अकेली ने इसे पढ़ाया लिखाया,
पाल पोस के बड़ा किया। सोचा कि ये कुछ बन जाएगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, पर नहीं, संजय भी अपने बाप की तरह निकम्मा निकला। हर वक्त घर में सोते रहना, कोई काम ना करना। मैं सोचती थी कि कब ये कुछ बनेगा, कब कुछ करेगा, कब मेरे दिन संवरेंगे। फिर हमें ये पता चला 4 महीने हो गए, अभी तक पगार नहीं मिली। कहा ना तुझे, तेरा अगला पिछले महीने का ना सब हिसाब चुकता कर दूंगी। बस नहीं दिया ना तो मैं भी बोल देती हूँ, मैं आपका काम छोड़ दूंगी। एक आप हो और एक वो प्रीति दीदी, हर महीने के पहली तारीख में मेरे हाथ में पगार रखती है। मैंने उनको एक बार 1000 रुपया मांगा तो उन्होंने मुझे 2000 दिया, वो भी एडवांस। ये रख। दीदी मेरे को तो 1000 चाहिए। 2000? अरे तू रख ना, उनके पास बहुत पैसा होगा, हमारे पास नहीं है। जितना ज्यादा पैसा है ना उनके पास, उतना बड़ा दिल भी है उनका। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके कोई काका 20 लाख रुपए छोड़ गए हैं। इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। बता दो, ये सब मैंने किया। मैंने ही मारा रोहन को। मुझे पता था रोहन 9 बजे ट्यूशन में जाता है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था पहले से। और जैसे वो आया मैंने उसे। हे रोहन, इधर आ, तेरे को कुछ दिखाना है। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना, मुझे देर हो रही है। पापा ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। वही तो तुझे दिखाना है, तेरे पापा भी यहीं पे। चल आजा, जल्दी आजा। हमें मजबूरन उसे मारना पड़ा क्योंकि वो हमें पहचान रहा था और कोई चारा नहीं था हमारे पास। क्यों मारा बच्चे को? मैंने मारा सर। क्या मारा बच्चे को? संजय का फोन आया था मेरे को साहब। संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय बोल रहे, क्या हुआ? एक बच्चे की बॉडी को ठिकाने लगाना है। अरे हारे पन तुम लोग उधर क्या लफड़ा किए जो मतलब? और वो सब कुछ छोड़ यार, तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? अरे करने का रे, तो जल्दी यहाँ पे आ। वो संजय मेरे को इस काम का 5 लाख रुपया देने वाला था। मेरे को भी पैसों का जरूरत था साहब। उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश थी साहब, तो मैं उसको ताला वाली जगह पर लेकर गया था। तुझे तो पता लग ही गया होगा कि बिल्डिंग में पुलिस आती जाती है, तो फिर तूने अमन को फोन करके ये क्यों कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना? ताकि आपको शक ना हो कि हम इसी बिल्डिंग से बोल रहे हैं। तो फिर पैसा उठाने के लिए क्यों नहीं आया? संजय इधर आ, वो देख। मतलब बॉडी मिल गई इनको, अब सब खत्म हो गया, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, सब भूल जा। पैसा तो दूर की बात है, अब फांसी के फंदे के बारे में सोच जिसमें तू लटकने वाला है। रोहन की हत्या भारती और संजय ने उसकी ट्यूशन खत्म होने के 15 मिनट बाद ही कर दी थी। उसकी बॉडी को बैग में डाला, टैक्सी में लेकर गए और तालाब में फेंक दिया। आइए चलना लवकर। थाम रे, एते आ जाएगा वो। हाँ घबरा मत, वो आ जाएगा। देखा था मैं वही खड़ी थी, मेरे सामने वो बैग को खाई में डाल के लेके, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा रोल। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। अब देखना चाहिए था। चुप हो जा। किसी की जलन और विकृत मानसिकता ने प्रीति और अमन का संसार उजाड़ दिया। किस्मत ने अमन को अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करने का मौका दिया था, लेकिन किसी के लालच ने उससे वो मौका भी छीन लिया। महेश भारती और संजय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 361 के तहत अपहरण के लिए
और धारा 120B के तहत सबूत मिटाने के लिए मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।